हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा मिशन DSSB पीजीटी कॉमर्स फीमेल का डिवीजन सीरीज का लेक्चर 3 है, जिसमें हम कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप नोट्स के लिए, हमारे अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो हमें मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following definition of economics is associated with the name of लियोनेल रॉबिन्स? इनमें से कौन सी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दी है? एक एक डेफिनेशन को मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। पहली डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? वेलफेयर डेफिनेशन दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। स्केर्सिटी डेफिनेशन जो दी है वो दी है लियोनेल रॉबिन्स ने। ग्रोथ की डेफिनेशन दी है पॉल ए सैमुअल्सन ने, और वेल्थ की डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा हुआ था लियोनेल रॉबिन्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर आपने पेपर देखा हो तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आए बेसिक में से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर प्लान किए हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि भाई वेल्थ की डेफिनेशन 1976 में एडम स्मिथ ने दी थी, वेलफेयर की एल्फ्रेड मार्शल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देन स्केर्सिटी, then growth, and after that modern definition. Moving on the next question, question number 2, the curve showing the possibility of production of desired goods is known as. desired goods की प्रोडक्शन को शो करने वाले कर्व को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जो ये बताता है कि गिवन रिसोर्सेस, गिवन टेक्नोलॉजी से आप किन दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। सपोज एक जो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, और ये है उसकी एफिशिएंट लाइन, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि वो अपने दोनों रिसोर्सों को यूज के प्रोड्यूस कर सकती है। अगर वो इसके ऊपर किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करती है, इट मीन्स वो एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है, और अगर इसके किसी अंदर के पॉइंट पे प्रोडक्शन करती है, इट मीन्स उसके जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। और इसके बाहर अगर वो किसी पॉइंट पे करना चाहती है तो गिवन टेक्निक्स और गिवन रिसोर्सेज के साथ पॉसिबल नहीं है। इट में भी पॉसिबल अगर टेक्निक अपडेटेड आ जाए और मॉडर्न टेक्निक्स आ जाए या रिसोर्सेज बढ़ जाए, तो इसके बाहर के रिसोर्सेज वो अटेन कर सकती है, यानी कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री से बाहर वो प्रोटेक्शन कर सकती है। शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो कि गिवन रिसोर्सेज से एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व which shows various combination of two commodity which a consumer is able to purchase with given इनकम। दोनों में डिफरेंस समझना। ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है? गिवन इनकम में जो कंज्यूमर दो कमोडिटी चूज करता है। और यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज से वो अगर दो पर्टिकुलर कमोडिटी बनाती हैं तो एफिशिएंसी के साथ उन रिसोर्सेज को यूज करके वो कितनी कमोडिटी बना सकती है। सिंपल लैंग्वेज में इसको इस तरह से आप समझ सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following definition of economics is include the economic concept of scales of preferences? scales of preferences किस डेफिनेशन में है? वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन या ग्रोथ डेफिनेशन? तो किसमें है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होता है? कमी, मीन्स लेस रिसोर्सेस, और यू कैन से लिमिटेड रिसोर्सेस। तो भाई हमारे पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तभी हमें प्रेफरेंसेस देखनी पड़ती है। आपकी बहुत सारी डिजायर्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हो, लेकिन आपके अकाउंट में, आपके क्रेडिट कार्ड में, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो विच डिजायर और डिमांड यू फुलफिल एट प्रेजेंट
एंड विच यू विल पोस्टपोन फॉर फ्यूचर। तो आपको अपनी डिमांड्स की प्रेफरेंसेस देखनी पड़ती है। तो ये किसकी वजह से देखनी पड़ती है हमें? स्क्योरसिटी डेफिनेशन। और किसने दी है? ये रॉबिन्स ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In a free enterprise economy, the problem of what, how and for whom to produce are solved by। देखिए, what to produce, how to produce, whom to produce, तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम है। चाहे कोई डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सारी इकोनॉमिक्स को ये बेसिक 3 प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती हैं। और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको एडिशनल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ efficient utilization of resources, problem of full employment, problem of full utilization of resources। तो उनको एक्स्ट्रा भी है, लेकिन what, how and whom is faced by each and every economy, whether developed or developing। तो फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो आपकी व्हाट, हाउ और वूम प्रॉब्लम है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है प्राइस मैकेनिज्म में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रोल में सब कुछ होता है। जैसे चाहे वो रिसोर्सेज को यूज करें, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, कितनी भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है, सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी is the economy in which all factors of productions are under the control of government। यानी कि गवर्नमेंट सारा डिसीजन लेती है, क्या प्रोड्यूस होगा, कौन कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, बिजनेस की परमिशन आपको अगर ओपन करना है तो सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम किसके थ्रू की जाती है? सोल्व प्लानिंग कमीशन के थ्रू। और इनके बीच की जो इकोनॉमी है जिसमें सम फीचर्स कैपिटलिस्ट के हैं, सम फीचर्स सोशलिस्ट के हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि हमारी इंडिया की है। देखिए, देखने के लिए लगता है कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, तो आज की डेट में कोई भी प्योरली कैपिटलिस्ट और प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, लंबा खिंच जाएगा, ज्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगी तो जो टॉपिक आए हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टिल किसी पे आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन वीडियो, आई विल मेक द सेपरेट लेक्चर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग embodies a more widely accepted definition of economy। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, आपने 4 तरह की डेफिनेशन सीखी है। सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है और यू कैन से एक नीड, इकोनॉमिक्स की स्टडी को, नीड को भी जस्टिफाई करती है, वो है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, जो आपकी स्केयरसिटी वाली डेफिनेशन है, जो किसने दी है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है। वो जो डेफिनेशन है वो क्या है? आपकी एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, एल्फ्रेड मार्शल, अलग अलग नाम से लिख देते हैं। साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ। ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये कुछ नहीं होती है। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग जो है वो है रॉबिन्स की। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली कौन सी है? पॉल ए सैमुएल्सन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस बाय एन इकोनॉमी इज वन ऑफ द, इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स। यानी कि ऑलरेडी रिसोर्सेज लिमिटेड है और वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड। वन वॉन्ट सेटिस्फाई, इमीडिएटली अदर अराइजेस। इट मेक मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम even though the resources have alternative uses, because of that problem become more dangerous। क्योंकि भाई एक रिसोर्स है आपके पास, उस रिसोर्स के अलग अलग यूज हो सकते हैं, तो फिर हमें चूज करना पड़ता है कि कौन से किस काम के लिए उस पर्टिकुलर रिसोर्स को चूज किया जाए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडी हाउ अ फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी डिटरमाइन। माइक्रो इकोनॉमिक में डिस्कस करते हैं कि जो फ्री एंटरप्राइज है यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैसे डिटरमाइन करती है प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विसेज,
प्राइस ऑफ रिसोर्सेस, ऑल ऑफ दीज। तो जो फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी है वो डिसाइड करती है माइक्रो इकोनॉमी में प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विसेज एंड प्राइस ऑफ रिसोर्सेज। अब एक चीज मैं स्किप कर गई थी कि डिसाइड कैसे करती है, ये डिसाइड होती है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन में। जहां पे भाई किसी चीज की डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है वहीं पे उसका प्राइस क्या है, फिक्स हो जाता है। क्लियर। सपोज किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो गई है, डिमांड इंक्रीज होगी तो वो चीज कॉस्टली हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, अब कैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है, कॉस्टली हो गई, कुछ लोग खरीदना बंद कर देंगे तो वापस वो नीचे आ जाएगी, अगेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर डिमांड क्या है, लेसर हो गई है तो कंपनीज प्राइस को डाउन कर देंगी, डाउन करने की वजह से फिर लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे एंड अगेन ये किसके इक्वल हो जाएगी, सप्लाई की। क्लियर है। एंड वाइस वर्सा, देयर आर लोट्स ऑफ अदर एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइमरी। ये तो सबको ही पता है, माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट से डील करती है और जो मैक्रो करती है, मैक्रो डील करती है ऑल इकोनॉमिक्स एज अ होल, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल यूनिट्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्राइस लेवल, वो मैक्रो से रिलेटेड होता है, तो जनरल वाले दोनों मैंने क्या कर दिए, रिजेक्ट। डायनेमिक, पार्शियल एंड पॉजिटिव, डायनेमिक की बात करें तो वो भी किसमें होता है, मैक्रो में होता है। तो यहाँ पे माइक्रो की बात हो रही है तो माइक्रो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, स्टैटिक, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। Microeconomics is concerned primarily with the problem of what, how and for whom to produce. Obviously, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, पहली प्रॉब्लम यही है। Microeconomics is concerned primarily with the economic behavior of individual decision making unit when at equilibrium. Individual decision unit से डील करती है, ये भी क्या है, करेक्ट है। Microeconomics is concerned primarily with the time path and process by which one equilibrium position evolved into another. इस तरह का कुछ सिचुएशन नहीं लगता है, यानी कि क्या कह रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र मुख्य रूप से समय पथ और प्रक्रिया से संबंधित है जिससे एक तुलना स्थिति दूसरे में विकसित हो जाती है। तो ऐसा कुछ माइक्रो में नहीं होता, माइक्रो में पॉसिबल नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न प्राइमरी विद द कंपैरेटिव स्टैटिक, ये पीछे आपने पढ़ाई है, रेदर देन डायनेमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिव स्टैटिक होती है, डायनेमिक नहीं होती। डायनेमिक कौन होती है, मैक्रो। तो इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बार रब करके फिर से टिक कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, The meaning of the word economic is most closely associated with the word. Economy सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है स्कियर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट यूज इन इकोनॉमिक्स बाय। माइक्रो मैक्रो दोनों के दोनों, माइक्रो भी और मैक्रो भी, ये दोनों वर्ड सबसे पहले यूज किए थे रागनार फ्रेस्को ने, रागनार फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी मार्शल ने, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और डिग्री ऑफ डिफरेंशिएबल प्राइस जो कि मोनोपोली में है, अलग अलग प्राइस को पे गुड्स को सोल्ड किया जाता है, वो आपकी दी थी पीगू ने। Moving on the next question, question number 13, average revenue curve under monopoly is। monopoly, monopolistic में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप देखते हो सिर्फ स्लोप का फर्क है, मोनोपोली में भी इस तरह से होता है MR AR, और मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है, इसी टाइप से होता है, थोड़ा सा स्लोप का डिफरेंस रहता है MR AR। और परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है, इस तरह से AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, हॉरिजेंटल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो सेम डिमांड कर्व पे भी यही फंडा अप्लाई होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। ये बात होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से आपको मिलता है या नहीं मिलता। चलो इसको छोड़ते हैं, अलग क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। लिव इट, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। इतना क्लियर है कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन के अगर कंपेयर करते हो तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग, मोनोपोलिस्टिक में डाउनवर्ड स्लोपिंग, और आपका परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन, परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेस। तो पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉय रिसोर्सेस क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि बिजनेस का ओनर जो अपने रिसोर्सेस यूज करता है, बाहर से हायर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर किसी ओनर का अपना बिजनेस है, वो ओनर अपने बिजनेस में जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो वहां ना करके कहीं और करता तो उसको सैलरी मिलती उस काम को करने की। तो उसकी जो खुद का टाइम डिवोशन है, उसकी जो पेमेंट है वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऑफिस या फैक्ट्री रेंट पे ना लेके उसने खरीदी हुई है, तो उसका जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो रेंट है उसको अगर एस्टिमेट किया जाए एक्यूरेट कॉस्ट निकालने के लिए, तो वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है। मेरा खुद का अगर कोचिंग सेंटर है और मैं उसमें पढ़ा रही हूँ तो मेरी सैलरी जो है वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो वहां पे मुझे जो यूनिवर्सिटी पे करती है वो क्या है, यूनिवर्सिटी के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। और एक्सप्लिसिट क्या होती है, एक्सप्लिसिट जो बाहर से रिसोर्सेज हायर किए जाते हैं उनकी कॉस्ट, यानी कि इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि आपको बाहर के लोगों को पे करनी पड़ती है। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ अ फर्म्स रेवेन्यू जस्ट कवर ऑल इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन अगर फर्म सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर कर पाती है तो उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि उसने वो रिसोर्सेस अपने बिजनेस में ना लगा के कहीं और लगाए होते। सपोज मैंने 10 लाख रुपीज अपने बिजनेस में लगाए हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, और मैंने 10 लाख रुपीज अगर कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो उस पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इसको कंपेयर करते हैं। तो मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट ना करके मैंने अपने बिजनेस में लगाए, और बिजनेस में मुझे क्या मिल रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट करके मुझे सपोज फर्स्ट ईयर मिला 2 लाख। अगर मैं इन्वेस्ट करती तो इन्वेस्ट की इंटरेस्ट की रेट से भी मुझे 2 लाख ही मिलता। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर कर पा रही हूं तो मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, जीरो। क्लियर। और इन जनरल अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अगर आप बात करते हो अकाउंटिंग प्रॉफिट की, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो कुछ और नए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आएंगे पेपर के पैटर्न पे ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय बाय।